हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू गुरु मंत्र क्लासेस। आज हम चैप्टर नंबर 15 देखने वाले हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज़ के पार्ट 1 वाले बुक में। और इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं लाइफ ऑन अर्थ। तो ये लास्ट के जो 2 चैप्टर हैं काफ़ी इजी हैं, बहुत ज़्यादा इनको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी, बट फिर भी मैंने आपके से फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैंने आपके लिए ये चैप्टर्स बना दिए हैं। तो आप इसको देखो और अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करना। तो शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले बायोस्फीयर के बारे में, प्लांट्स और बाकी ऑर्गेनिजम्स के इम्पोर्टेंस के बारे में, इकोसिस्टम्स क्या होता है, बायोजियो केमिकल सिस्टम साइकिल क्या होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन देखने वाले हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो ये कुछ इंट्रोडक्टरी लाइंस हैं कि अर्थ पे जो लाइफ होती है वो हर जगह हमें मिलती है। हर जगह कहीं हम चले जाएं, पोल्स पे चले जाएं या फिर हम बिल्कुल ट्रॉपिक्स पे आ जाएं या फिर इक्वेटर पे आ जाएं, हर जगह हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर ज़मीन पे देखें तो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, समुद्र के अंदर देखें तो भी ऑर्गेनिजम्स हैं। तो जहाँ भी जाएं, चाहे हम एयर में हों वहाँ पे भी ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो चाहे बर्फीला पानी हो, सूखी खाड़ी हो, ठीक है, सी के अंदर हो गया, अंडरग्राउंड वाटर हो गया, कहीं पे भी चले जाएं हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। तो बायोस्फीयर जो है उसमें जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं अर्थ के, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स और बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि अर्थ पे रहते हैं, ये अपनी सराउंडिंग एनवायरनमेंट पे इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमें लिथोस्फेयर पे मिलते हैं। लिथोस्फेयर यानी लैंड, है ना, जिसपे हम एग्जिस्ट करते हैं, हम जिसपे खड़े होते हैं, लैंड सरफेस जिसपे सॉइल है, रॉक्स हैं, इसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। तो सारे ऑर्गेनिजम्स लिथोस्फेयर पे, हाइड्रोस्फेयर पे, एटमॉस्फेयर पे, ये यहाँ पे हमें मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक जगह से दूसरे जगह पे फ्रीली मूव करते हैं, यानी कि लिथोस्फेयर से हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर से एटमॉस्फेयर, इस टाइप से भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मूव करते हैं। तो जो बायोस्फीयर है और इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत ही सिग्निफिकेंट एलिमेंट है एक एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। जैसे कि आप मान लो लैंड हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, तो इन तीनों चीज़ों में ये एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, और ये एटमॉस्फेरिक एलिमेंट से भी इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, मॉइस्चर हो गया, सनलाइट हो गया। तो जहाँ पे जैसा रेनफॉल होगा, जहाँ पे जैसा टेम्परेचर होगा, उस हिसाब के आपको ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे जिसने जैसा टेम्परेचर, रेनफॉल, मॉइस्चर, सनलाइट को अडेप्ट कर रखा है। ठीक है, तो जो बायोस्फीयर का the interaction of biosphere with land, air and water are important to the growth, development and evolution of organism। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ और डेवलपमेंट का कारण क्या होता है कि जो ये बायोस्फेयर है, बायोस्फीयर में हमने क्या देखा था, लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ देखे थे, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये सारी चीज़ें जो है जब ये लैंड, एयर और वाटर से इंटरैक्ट करती है तो इनका ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो कहानी होती है उसी को हम कहते हैं क्या, इवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। फिर हम देखेंगे इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का, जब एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का इंटरैक्शन होता है एबायोटिक फैक्टर्स से। एबायोटिक फैक्टर्स क्या है, जो कि नॉन लिविंग है, नेचुरल है पर नॉन लिविंग है। ठीक है, एक पर्टिकुलर हैबिटेट में जब इनका इंटरैक्शन होता है एबायोटिक फैक्टर्स से, उससे एक क्लियर एनर्जी फ्लो होती है, एक क्लियर एनर्जी फ्लो होती है इनकी जो है वो लैंड, वाटर और एयर में। ठीक है, मान लो ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है और ये एबायोटिक फैक्टर है, यानी कि मान लो रॉक्स है, तो इनका जब रॉक्स के साथ इंटरैक्शन होगा, या फिर मान लो पानी है, ठीक है, तो इनका जब इंटरैक्शन होगा उस पर्टिकुलर एबायोटिक फैक्टर से एक पर्टिकुलर हैबिटेट में, तो एनर्जी फ्लो होगी इनके बीच में, है ना। तो उसी को हम कहते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम। ये जो वर्ड है इकोलॉजी, ये ग्रीक वर्ड है
ओइकोस जिसको हम कहते हैं, ओइकोस का मतलब होता है हाउस, ठीक है, और लॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ या फिर स्टडी ऑफ, ठीक है। तो लिटरली अगर हम इकोलॉजी को देखेंगे तो ये स्टडी है अर्थ का एज अ हाउस होल्ड ऑफ प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल्स। तो जो इकोलॉजी है बेसिकली ये इन सब चीज़ों को ही पढ़ता है, ठीक है। ये एक स्टडी है अर्थ की जिसपे प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का घर है, ठीक है। ये इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स की तरह जीते हैं। इंटरडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर मतलब एक दूसरे के ऊपर ये लोग डिपेंडेंट होते हैं किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। तो इसलिए इसको इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स कहते हैं हम। एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे अर्नस्ट हेकन, इन्होंने टर्म ये जो ओइकोलॉजी है ये 1869 में यूज किया था और ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने टर्म इकोलॉजी को यूज किया था, ठीक है। तो जनरल एनवायरनमेंट क्या होता है, देखो अगर एक हैबिटेट की बात करें यानी जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है, तो अगर हम इकोलॉजिकल सेंस में देखें तो ये टोटलिटी होता है फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स का, ठीक है। एक हैबिटेट है, यहाँ पे जो फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये हैबिटेट है उनका घर है ये, उसको हम कहते हैं जनरल एनवायरनमेंट, ठीक है। यही जनरल एनवायरनमेंट उनको देता है। तो अगर एक इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। ये जो कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम में ये इंटर रिलेटेड होते हैं, आपस में इन दोनों का रिलेशन होता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और भी अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम्स होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अलग अलग कंडीशंस होती है, अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं जिसमें जो अलग अलग प्लांट्स हैं, अलग अलग एनिमल स्पीसीज है, इन्होंने अपने आप को टाइम के साथ अडेप्ट कर लिया है उस सराउंडिंग में, है ना। तो अपने आप को अडेप्ट कर लिया, मान लो कहीं सूखा पड़ता है, पानी नहीं पड़ती है, वहां पे भी प्लांट्स उग रहे हैं, तो प्लांट्स को तो पानी चाहिए ना, बट फिर भी यहाँ पे प्लांट्स उग रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने टाइम रहते ही इस प्रोसेस को क्या किया है, अडेप्ट कर लिया है। अब वो कई टाइम तक पानी के बिना भी जिंदा रह सकते हैं। तो ऐसा कैसे हुआ? ये अडेप्टेशन के थ्रू हुआ, है ना। तो ये ऐसा होता है, तो इसी को हम कहेंगे इकोलॉजिकल अडेप्टेशन, यानी टाइम के साथ आपने अपने आप को बिल्कुल अडेप्ट कर लिया है सिचुएशन में कि ठीक है यहाँ पे पानी कम है बट फिर भी यहाँ पे प्लांट्स उग रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को क्या किया है, अडेप्ट कर लिया है। इवोल्यूशन कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसी को कहते हैं इकोलॉजिकल अडेप्टेशन। अब कितने टाइप का इकोसिस्टम होता है? इकोसिस्टम हमने दो मेजर टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, एक तो टेरेस्ट्रियल होता है, दूसरा एक्वेटिक होता है। अब आप सोचो एक लैंड पे इकोसिस्टम होगा, एक वाटर में होगा, ठीक है। जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसको हमने फर्दर क्लासिफाई किया है बायोम्स में, ठीक है। और जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसको हमने क्लासिफाई किया है मरीन और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में। तो सबसे पहले देखते हैं कि बायोम्स क्या होता है। बायोम जो है वो प्लांट और एनिमल का एक कम्युनिटी है जो एक बहुत ही लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है। क्या है बायोम? प्लांट और एनिमल कम्युनिटी है जो कि एक बड़े से ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है, ठीक है। तो ये जो बाउंड्री है, ठीक है, अलग अलग बायोम्स की जो ये बाउंड्री है ये कैसे डिटरमाइन होती है? क्लाइमेट के बेसिस पे। जहां जैसा क्लाइमेट मिलेगा वहां वैसा एनिमल और प्लांट कम्युनिटी हमें देखने को मिलेगा। तो बायोम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो है ये टोटल असेंबलेज ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज है इंटरेक्टिंग विद इन स्पेसिफिक कंडीशंस, ठीक है। तो ये टोटल हमने प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज का असेंबली लिया है और उसको स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ इंटरैक्ट कराया है, ठीक है। इसमें रेनफॉल भी आ जाता है, टेम्परेचर भी आ जाता है, ह्यूमिडिटी भी आ जाता है, सॉइल भी आ जाता है, बहुत सारे फैक्टर्स है, ETC, ठीक है। तो क्या है इसका पूरा थ्योरी कि टोटल असेंबलेज ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इंटरैक्टिंग विद इन स्पेसिफिक कंडीशंस, ठीक है। कुछ बायोम्स मेजर बायोम्स वर्ल्ड में हैं जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, टुंड्रा बायोम्स। तो ये चार जो है ये मेजर बायोम्स हैं पूरे वर्ल्ड में। कि फॉरेस्ट में अलग टाइप की असेंबलेज हमें देखने को मिलेगी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज की, अलग टाइप का कंडीशन होगा, वहाँ पे अलग टाइप का रेनफॉल होगा, अलग टेम्परेचर होगा कंपेयर टू अ डेजर्ट या फिर ग्रासलैंड, है ना। तो उसके बेसिस पे हमने बायोम्स को ये डिवाइड किया है,
तो 5 बायोम्स हैं, क्या क्या? फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, एक्वेटिक और एल्टीट्यूडनल बायोम्स। इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप छोटा सा ओवरव्यू आप गूगल करके देख सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे मरीन इकोसिस्टम। मरीन इकोसिस्टम में आपको सुन के ही पता चल रहा होगा, ये ओशंस होगा, एस्चुरीज होगा, कोरल रीफ्स होगा, इसमें मरीन सिस्टम में आएगा, है ना। फ्रेश वाटर में क्या आएगा आपका? लेक्स आ जाएगा, पॉन्ड्स आ जाएगा, स्ट्रीम्स आ जाएगा, मार्शेस आ जाएगा, बॉक्स आ जाएगा, ये सारी चीजें आपकी फ्रेश वाटर में आ जाएंगी, है ना। ये सब हमने पिछले लेक्चर में देखा है अच्छे से। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या फंक्शन होता है इकोसिस्टम का। तो जो स्ट्रक्चर होता है इकोसिस्टम का, उसमें हम जो भी प्लांट और एनिमल स्पीसीज है उसका एक डिस्क्रिप्शन देखते हैं, ठीक है। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उसका हम एक डिस्क्रिप्शन देखते हैं स्ट्रक्चर में। तो स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इकोसिस्टम को देखें तो उसमें बायोटिक फैक्टर्स भी आएंगे और एबायोटिक फैक्टर्स भी आएंगे। एबायोटिक फैक्टर्स में क्या? जो कि जिंदा नहीं है बट नेचुरल है ना। तो क्या होगा उसमें? रेनफॉल हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, सनलाइट हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी हो जाएगा, सॉइल कंडीशन, ये सारी चीजें आ जाएंगी। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जो भी आपको पता है, ठीक है। तो एबायोटिक फैक्टर्स में ये आ जाएगा। बायोटिक फैक्टर्स में आपको पता है जीवित चीजें आ जाएंगी, है ना। इसमें प्रोड्यूसर्स आ जाएंगे, कंज्यूमर्स आ जाएंगे, डिकम्पोजर्स आ जाएंगे। प्रोड्यूसर्स यानी जो प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूमर्स जो उसको कंज्यूम करते हैं, डिकम्पोजर्स जो उसको तोड़ते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर्स 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। आई होप आपको पता होगा। प्राइमरी मैं बता दूंगी, सेकेंडरी टर्शियरी आपको बताना होगा। तो प्रोड्यूसर्स देखते हैं क्या होता है। प्रोड्यूसर्स क्या होंगे? ग्रीन प्लांट्स होंगे, ये अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो इनको हम प्रोड्यूसर्स कहेंगे। कंज्यूमर्स क्या होंगे? वो हर्बीवोरस एनिमल्स जैसे कि डियर होगा, गोट्स हो गया, जितने भी प्लांट ईटिंग एनिमल्स हो गए, ठीक है, ये क्या होंगे? प्राइमरी कंज्यूमर्स ही तो होंगे ना, जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स का खाना खा रहे हैं। फिर कार्निवोरस में क्या होगा? कार्निवोरस में फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होंगे, जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, स्नेक हो गया, है ना। कुछ कार्निवोर ऐसे भी होते हैं जो दूसरे कार्निवोर्स के ऊपर फीड करते हैं, उसको हम टॉप कार्निवोर्स कहते हैं, जैसे कि हॉक्स एंड मोंगूज, है ना। उसके बाद डिकम्पोजर्स, आपको पता है डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं, ये खाना उनका डेड ऑर्गेनिजम्स होता है, जैसे कि वल्चर हो गया, क्रो हो गया, है ना। ये क्या है? डेड मैटर को बिल्कुल ब्रेक कर देते हैं और उसके बाद फिर डिकम्पोजिंग एजेंट्स उस पर लग जाती हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया और बाकी ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये और ज्यादा उसको डिकम्पोज करते हैं। तो ये जो है ये हमने देखा कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स और डिकम्पोजर्स। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। अभी जो हमने देखा था इसका एक बार फटाफट से फ्लो चार्ट देख लो। सन से सोलर एनर्जी किसको मिल रही है? प्रोड्यूसर्स, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बना रहे हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से ले रही हैं? सॉइल से, फिर वापस इन्हीं को न्यूट्रिएंट्स दे भी रही हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्बीवोर्स इनको खा रहे हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स कार्निवोर्स जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा रहे हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स यानी टॉप कार्निवोर्स जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खा रहे हैं, ठीक है। यही जो है टर्शरी कंज्यूमर्स ये डेड रिमेन्स भी खा रहे हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स का भी डेड रिमेन्स आ रहा है, सॉरी, जो टर्शरी कंज्यूमर्स हैं इनके डेड रिमेन्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स के डेड रिमेन्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स के डेड रिमेन्स और प्लांट्स के डेड रिमेन्स, इन सबको कौन डिकम्पोज कर रहा है? इन सबको डिकम्पोजर्स डिकम्पोज कर रहे हैं। तो ये एक फ्लो चार्ट है, फटाफट से आप इसको देख सकते हो। जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स खा रहे हैं, जैसे प्लांट को डियर खा रहा है, ठीक है। प्राइमरी जो कंज्यूमर्स है उसको सेकेंडरी कंज्यूमर्स खा रहे हैं, जैसे लायन हो गया, लायन डियर को खा रहा है ना। सेकेंडरी कंज्यूमर्स को जो टर्शियरी कंज्यूमर्स है वो खा रहे हैं। टर्शरी कंज्यूमर्स कौन से हो गए? अभी मैंने आपको दिखाया था ना, टर्शरी कंज्यूमर्स में क्या आ गया आपका? हॉक्स हो गया, मोंगूज हो गया। यहाँ पे डिकम्पोजर्स फिर क्या कर रहे हैं? ये जितने भी मर जाएंगे अब सारे, इनके डेड रिमेन्स को क्या करेगा? बिल्कुल डिकम्पोज करेगा और ये न्यूट्रिएंट्स बनाएगा सॉइल में, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में कन्वर्ट करेगा इसको, और सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करेगा। ये सब तो मैंने आपको बताया हुआ है ना। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं एक इकोसिस्टम में, ये एक फूड चेन के थ्रू लिंक्ड होते हैं, यानी ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, फाइनली ये जाके डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है, इसको हम फूड चेन कहते हैं।
वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे, आप इसको पढ़ सकते हो। एक प्लांट ईटिंग बीटल जो है वो पैडी स्टॉक के ऊपर फीड करता है, जो जिसको बाद में फ्रॉग खा लेता है। ठीक है, फ्रॉग को स्नेक खा लेता है, स्नेक को हॉक खा लेता है। तो ये जो सीक्वेंस है कि हम जो खा रहे हैं और हम खुद किसी का खाना बन जा रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। ये जो एनर्जी है, मैंने प्लांट को खाया था, प्लांट से मुझे कुछ एनर्जी ट्रांसफर हुई, फिर इसको किसी और जानवर ने खा लिया तो इस जानवर को इससे कुछ एनर्जी ट्रांसफर हुई, इस जानवर को किसी और जानवर ने खा लिया, इससे कुछ एनर्जी ट्रांसफर हुई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है एक लेवल से दूसरे लेवल पे। इसको हम कहते हैं फूड चेन। ठीक है, वही चीज मैंने बताया, फ्लो ऑफ एनर्जी भी कहलाएगी, क्योंकि एनर्जी क्या हो रहा है, एक लेवल से दूसरे लेवल पे क्रॉस कर रही है, एक लेवल से दूसरे लेवल पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको फ्लो ऑफ एनर्जी भी बोलेंगे। फूड वेब क्या होता है, अब फूड चेन जो है ये आपस में एक दूसरे से छुपे हुए तो है नहीं। एक माउस जो कि ग्रेन खाता है वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स द्वारा खाया जा सकता है। ठीक है, और ये जो कार्निवोर हैं जो इस माउस को खा रहे हैं, ये टर्शरी कंज्यूमर्स खा सकते हैं, यानी कि टॉप कार्निवोर्स जो हैं, बाकी जो कार्निवोर हैं वो खा सकते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, ये जो कार्निवोर्स हैं ये भी, इन दिस सिचुएशन ईच ऑफ द कार्निवोर मे कंज्यूम मोर देन वन टाइप ऑफ प्रे। मतलब कि क्या हो रहा है, कार्निवोर क्या है, एक ही जैसा खाना तो खा नहीं रहे, अलग अलग टाइप का खाना खा रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, ये इंटरकनेक्टिंग वेब टाइप का नेटवर्क बन जा रहा है, क्योंकि खाना चाहिए था टेक्निकली इसको, मान लो सिर्फ इसको चूहा खाना चाहिए था, बट ये क्या कर रहा है, चूहा भी खा रहा है, बिल्ली भी खा रहा है, मान लो शेर भी खा जा रहा है। तो जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, प्लीज हंसना मत आप लोग। तो ये क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे मतलब जो इसको खाना प्रॉपरली खाना चाहिए था वो ना खा करके ये मतलब सारे ही फूड चेन में हाथ बढ़ाए हुए है ना। एक टाइप को कंज्यूम नहीं कर रहा है, मल्टीपल टाइप्स को कंज्यूम कर रहा है। तो इसमें फूड चेन जो है वो एक इंटरलॉक हो जाते हैं फूड चेन। तो ये जो फूड चेन है इसमें इंटरलॉक हो जाता है। इसी इंटरलॉकिंग नेटवर्क को हम कहते हैं फूड वेब, यानी कि एक जाला जैसा बन जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल हॉचपॉच सा हो गया है, पता नहीं चल रहा है कौन किसको खा रहा है। ठीक है, तो जो फूड चेन है वो हमने दो टाइप्स में रिकॉग्नाइज किया है, एक तो ग्रेजिंग फूड चेन और दूसरा डेट्रिटस फूड चेन। ठीक है, ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है, ग्रेजिंग फूड चेन में जो फर्स्ट लेवल स्टार्ट होता है वो प्लांट से शुरू होता है, क्योंकि प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर्स है, और एंड किससे करता है, किसी कार्निवोर से एज कंज्यूमर्स एट द लास्ट लेवल, यानी उस कंज्यूमर पे जो कि लास्ट लेवल पे किसी को खा रहे हैं। सपोज करो कि यहाँ एक प्लांट है, इस प्लांट को डियर खा रहा है, अब डियर को लायन खा रहा है। ठीक है, इतने दूर तक समझो बस इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है प्रोड्यूसर से, एंड हो रहा है उस कंज्यूमर से जिसने कि इसको खा लिया। तो इसको हम ग्रेजिंग फूड चेन कहेंगे। ठीक है, हर्बीवोर है ना, इंटरमीडिएट लेवल पे हर्बीवोर है, यहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल पे एक हर्बीवोर होना चाहिए, बीच में एक हर्बीवोर होना चाहिए। तो जो लॉस ऑफ एनर्जी है हर लेवल पे हो रही है ना, हर लेवल पे लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है। प्लांट को जब डियर ने खाया तो उसको कुछ एनर्जी मिली, और डियर को जब लायन ने खाया तो उसको उससे कम एनर्जी मिली, क्योंकि ये एनर्जी डेविएट भी तो हो रही है ना। प्लांट से डियर ने जब खाया था तो उसको अच्छी खासी एनर्जी मिली थी, लेकिन डियर ने और भी चीजों में तो ये एनर्जी को लॉस किया होगा ना, जैसे रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डिकम्पोजिशन, किसी ना किसी लेवल पे इसने इसको लूज किया होगा। हर लेवल पे एनर्जी का लॉस होता है, तो जो लास्ट में बच जाता है उसको सबसे कम एनर्जी मिलती है, तो यहाँ लायन को सबसे कम एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो जो लेवल है ये कम से कम जो ग्रेजिंग फूड चेन में होता है कम से कम 3 to 5। ठीक है, लेवल्स क्या होता है, 3 से 5 तक का लेवल होता है। यहाँ पे 3 से 5 एनिमल्स बीच में आते हैं। ठीक है, चाहे हर्बीवोर हो गया या कार्निवोर हो गया, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल पे तुम्हारा एक हर्बीवोर ही होना चाहिए, और लास्ट में वो होना चाहिए जिसने कि कंज्यूम किया हो एक हर्बीवोर को, या फिर मतलब कुछ भी होना चाहिए, लास्ट में एक कार्निवोर ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से 5 तक का लेवल होगा।
तो हर लेवल पे एनर्जी का लॉस हो रहा है, देख रहे हो। तो यहाँ पे ग्रेजिंग फूड चेन में प्लांट से शुरू होना चाहिए और एंड होना चाहिए किससे, कार्निवोर से। डेट्रिटस फूड चेन में क्या देखेंगे हम, ये ऑटोट्रॉप्स पे बेस्ड होता है, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो खाना अपना खुद बनाते हैं। तो जो ग्रेजिंग एनिमल्स है वो एनर्जी कैप्चर करते हैं, ठीक है, और इन्वॉल्व करते हैं डिकम्पोजिशन और ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट एंड डेड मैटर डिराइविंग फ्रॉम ग्रेजिंग फूड चेन। तो उसमें क्या होगा, ये बेस्ड होता है ऑटोट्रॉप्स के ऊपर। एनर्जी कैप्चर जो शुरू होगा वो ग्रेजिंग एनिमल्स शुरू करेंगे। यहाँ पे ऑटोट्रॉप से मान लो घास, ग्रास है, ठीक है, ग्रास को डियर ने खाया, ठीक है। तो एनर्जी कैप्चर कौन कर रहा है यहाँ पे, एनर्जी कैप्चर तो डियर ही कर रहा है ना, ये ग्रेजिंग एनिमल ही तो है। तो इसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें डिकम्पोजिशन भी हो रहा है, इसमें ब्रेकिंग भी हो रहा है ऑर्गेनिक वेस्ट का, डेड मैटर का भी ब्रेकिंग होगा। ये सब जो ग्रेजिंग फूड चेन से हमें मिला था, तो इसको डेट्रिटस फूड चेन कहते हैं। फिर बात करते हैं बायो जियो केमिकल चेन साइकिल्स की। तो बायो जियो केमिकल साइकिल्स क्या होता है, अब समझना प्रोसेस बाय प्रोसेस को। सन जो है वो बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है, सारी लाइफ जो है इसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये जो एनर्जी है ये लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करती है, ठीक है। बायोस्फीयर में फोटोसिंथेसिस के थ्रू लाइफ इनिशिएट ही तो होती है ना, प्लांट्स अपना खाना बनाती हैं, फिर दूसरे उस पर डिपेंडेंट होते हैं, है ना। तो जो मेन सोर्स ऑफ फूड एंड एनर्जी है प्लांट्स के लिए वो तो ये सन ही है ना। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बदल जाता है और ऑक्सीजन में बदल जाता है, इसी ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, ये हो रहा है। तो जितना भी टोटल सोलर रेडिएशन अर्थ पे आता है, जितना भी टोटल सोलर रेडिएशन अर्थ पे आता है उसका बहुत ही कम फ्रैक्शन, लगभग 0.1% ये फोटोसिंथेसिस में फिक्स होता है, ठीक है। उसमें हाफ से ज्यादा प्लांट्स रेस्पायर करने के लिए यूज कर लेती है और आधा जो बच गया उसको टेम्पररली स्टोर कर लेती है या फिर दूसरे पोर्शंस में उसको शिफ्ट कर देती है। फिर से समझना इसको, बायोजियोकेमिकल में क्या हो रहा है, सन जो है वो बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, इसी से लाइफ इनिशिएट होती है। प्लांट्स जो है इसको फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद अर्थ पे जितनी भी सोलर रेडिएशन आती है उसका लगभग 0.1% जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होता है। उसमें जो हाफ हो गया वो प्लांट्स रिस्पायर करने के लिए यूज करती है और जो बच गया उसको टेम्परली या तो स्टोर कर देती है या फिर बाकी पार्ट्स में भेज देती है प्लांट के। तो ये स्टार्ट किससे हुआ, ये साइकिल ये स्टार्ट हुआ केमिकल एलिमेंट्स को ऑब्जॉर्ब करके। सन क्या है, सन की रेडिएशन जो है वो यहाँ पे केमिकल एलिमेंट है एक तरह से। तो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑब्जॉर्ब कर रहा है उस सोलर एनर्जी को और वो रिटर्न कैसे कर रहा है, रिटर्न कर रहा है एयर को, वाटर को और सॉइल को थ्रू डिकम्पोजिशन। यही है ना वो जो ऑब्जॉर्ब हुआ था और बाद में वापस एनवायरनमेंट को मिल गया। तो ये साइकिल्स जो है ये जनरली जो एनर्जाइज होती है ये सोलर इंसोलेशन की वजह से होती है। तो ये जो साइक्लिक मूवमेंट हुआ केमिकल एलिमेंट्स का ऑर्गेनिज्म से एनवायरनमेंट के बीच में, यहाँ ऑर्गेनिज्म ने लिया था और ऑर्गेनिज्म ने वापस एनवायरनमेंट को भेज दिया। तो ये जो साइकिल चला ना, इस साइकिल को हम क्या कहते हैं, बायो जियो केमिकल साइकिल। बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और जियो का मतलब रॉक्स, सॉइल्स, एयर्स, वाटर, ये सारी चीजें जो है ये जियो में आपकी आएगी। तो आई होप आपको समझ आया होगा बायो जियो केमिकल साइकिल्स। तो दो टाइप के बायो जियो केमिकल साइकिल्स होते हैं, एक गैसियस साइकिल होता है, एक सेडिमेंट्री साइकिल होता है। तो जो गैसियस साइकिल होता है वो मेन रिजर्वॉयर होता है न्यूट्रिएंट्स का एटमॉस्फेयर और ओशन में। गैसियस साइकिल में जो मेन रिजर्वॉयर हुआ जहां पे मेनली रिजर्व रहेगा न्यूट्रिएंट्स वो एटमॉस्फेयर है और ओशन है। सेडिमेंट्री साइकिल में क्या होगा, जो मेन रिजर्वॉयर होगा यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का वो सॉइल होगा, ठीक है, और जो सेडिमेंट्री और बाकी रॉक्स हो गए वो होगा।
तो देख रहे हो न्यूट्रिएंट्स कहाँ कहाँ पे रिजर्व हो रहा है, गैसियस साइकिल में एटमॉस्फेयर और ओशन में हो रहा है, इसमें सेडिमेंट्री साइकिल में सॉइल और तुम्हारा बाकी जितने भी सेडिमेंट्री और बाकी रॉक्स हो गए उसमें हो रहा है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होगा, वो तो खत्म हो गया, जियोकेमिकल हमने देख लिया ये कितने टाइप का है क्या है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होगा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर हो गया, लिथोस्फेयर हो गया, ये सब क्या करते हैं, एक इनके बीच में ना सर्कुलेशन होता है किस चीज का, वाटर का, या तो सॉलिड या फिर लिक्विड या फिर गैसियस फॉर्म में। इसी को हम कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। सिंपल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एटमॉस्फेयर है और लिथोस्फेयर है, इनके बीच में वाटर का सर्कुलेशन होता है किसी भी फॉर्म में वाटर के, इसको हम कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। सिंपल। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल क्या होता है, अब आपको पता है कार्बन जो है वो बेसिक एलिमेंट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, है ना, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, बेसिक एलिमेंट है। जो बायोस्फीयर है उसमें लगभग 500 मिलियन हमें कार्बन कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। और ये कार्बन साइकिल जो है वो मेनली क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होना। कार्बन साइकिल मतलब ही कुछ ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट जब हो गया, उसी को हम कार्बन साइकिल कह देंगे। तो कैसे शुरू कैसे होता है, पहले शुरू होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन से। कैसे होता है ये, जब एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेती हैं और उसको यूज करती है फोटोसिंथेसिस में। तो शुरू किससे हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन से, ठीक है। ये जो कन्वर्ट किया इन्होंने प्लांट्स ने, इससे क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, जो कि बाद में कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा, जैसे सुक्रोज बन सकता है, स्टार्च बनता है, सेल्यूलोज बनता है, ये सारी चीजें बन रही हैं। तो यहाँ कुछ जो कार्बोहाइड्रेट है वो डायरेक्टली यूटिलाइज कर रही है प्लांट अपने लिए, है ना, और इस प्रोसेस में और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगा और रिलीज होगा किसके थ्रू, उसके लीव्स या रूट्स के थ्रू, ठीक है। इस प्रोसेस में और ज्यादा यूज होगा, ये रिलीज होगा और जनरेट होगा। फिर जो रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट बच गया, जो कि यूटिलाइज नहीं हुआ है, वो बन जाता है प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू का एक पार्ट बन जाता है, ठीक है, जो यूज नहीं हुआ। तो ये जो प्लांट टिश्यू है, या तो ये हर्बीवोर्स खा लेते हैं, ठीक है, या फिर ये डिकम्पोज हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा, ठीक। अब ये जो हर्बीवोर जिन्होंने इसको खाया था, ये कन्वर्ट करते हैं इन कार्बोहाइड्रेट को या तो कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, और रिलीज कर देते हैं एयर में रेस्पिरेशन के थ्रू। हम क्या करते हैं, हम भी तो यही करते हैं ना, ये जो कार्बोहाइड्रेट हमने प्लांट से लिया, इसको हमने क्या किया, इसको कार्बन डाइऑक्साइड बना करके एनवायरमेंट में छोड़ दिया, सांस लेते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड ही तो निकलता है ना। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो बाकी बच गए कार्बोहाइड्रेट, उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। कैसे डिकम्पोज कर देते हैं, जब जानवर मर जाएगा तो उसके जो बचे हुए जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे उसको तो डिकम्पोज ही करेगा ना। ये जो कार्बोहाइड्रेट डिकम्पोज हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा, ये क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज जब होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाएगा और फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो ये देख रहे हो कैसे एटमॉस्फेयर से ही आकर के ये एटमॉस्फेयर में ही मिल जा रहा है। ये प्लांट है, ठीक है, प्लांट्स ने रेस्पिरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में क्या किया, ये देख सकते हो आप। एनिमल्स ने भी वही काम किया, डिकम्पोजिशन से भी वही हुआ, रूट ने रेस्पायर किया, सॉइल रेस्पिरेशन में भी। तो फाइनली जो आउटपुट दिख रहा है वो आपको दिख रहा है कि एटमॉस्फेयर में ही जाके वो सारी चीजें मिल जा रही हैं, जहां से आया है वहीं में मिल जाओगे वाली बात है। तो इसको हम कहते हैं कार्बन साइकिल। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन साइकिल क्या होता है। ऑक्सीजन साइकिल में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो क्या है, बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। ऑक्सीजन इज द मेन बाय प्रोडक्ट ना फोटोसिंथेसिस का। ये किस चीज में यूज होता है,
कार्बोहाइड्रेट्स को अगर ऑक्सीडाइज करना है इसके काम में आता है। इससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, है ना। तो ये जो ऑक्सीजन है इसकी साइकिल जो एक बन रही है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो बन रहा है, यहीं पे ये चीज हो रही है। तो ऑक्सीजन जो है ये बहुत सारे केमिकल फॉर्म्स और कॉम्बिनेशंस में अकर होता है। ये नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करता है, नाइट्रेट्स बनाता है और बाकी अदर मिनरल बनाता है, एलिमेंट बनाता है, बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाता है, जैसे आयरन ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, अदर्स हो गया। तो जो ये ऑक्सीजन है इसका ज्यादातर जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के डिकम्पोजिशन की वजह से बनता है। सनलाइट जो वाटर मॉलिक्यूल्स को डिकम्पोज करती है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, उसी से ये ऑक्सीजन बन रहा है और ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है। कैसे? ट्रांसपिरेशन के थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू। प्लांट्स ट्रांसपिरेशन और रेस्पिरेशन जो प्रोसेस कर रही है उसके थ्रू तो ये एटमॉस्फेयर में ही रिलीज हो रहा है ना। तो ये हो गया तुम्हारा ऑक्सीजन साइकिल। यहाँ पे भी फाइनल क्या हुआ, जो ऑक्सीजन है वो एनवायरमेंट में रिलीज हो रहा है। नाइट्रोजन साइकिल क्या हो जाएगा, अब देखते हैं। नाइट्रोजन भी जो है एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है एटमॉस्फेयर का। आपको पता है कि 78% हमारे एटमॉस्फेयर में जो है वो नाइट्रोजन पाया जाता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये इसेंशियल एलिमेंट है, जैसे अमीनो एसिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, पिगमेंट्स हो गए, इसके लिए बहुत इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है। बहुत कम टाइप के ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, या फिर आप कह लो सर्टेन स्पीसीज होती है, स्पीसीज ऑफ सॉइल बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, इनके पास ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि नाइट्रोजन को डायरेक्टली अपने गैसियस फॉर्म में ही अब्सॉर्ब कर ले। ठीक है, जनरली जो नाइट्रोजन होता है ये तभी यूज हो पाता है जब वो फिक्स हुआ हो। ठीक है, जब तक इसका फिक्सेशन नहीं होता है, हर ऑर्गेनिज्म जो है वो केपेबल नहीं है नाइट्रोजन को अपने गैसियस फॉर्म में यूज करने के। और जो 90% ऑफ फिक्स्ड और नाइट्रोजन है वो बायोलॉजिकल है। 90% जो नाइट्रोजन है, फिक्स्ड नाइट्रोजन है, वो बायोलॉजिकल है। नाइट्रोजन आता कैसे है? प्रिंसिपल सोर्स क्या है इसका? ये सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जो एसोसिएटेड प्लांट रूट्स हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, ऑन द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन found in pore spaces of the, just a minute, of the soil. ठीक है, तो ये प्रिंसिपल सोर्स है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर द्वारा फिक्स होता है। कैसे? बाय लाइटनिंग एंड कॉस्मिक रेडिएशन। ये लाइटनिंग और कॉस्मिक रेडिएशन के द्वारा भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। ओशियंस में जो मरीन एनिमल्स है ये भी इसका फिक्सेशन कर सकते हैं। कुछ याद रखना। जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो फिक्स हो जाता है अवेलेबल फॉर्म में, यानी कि अब वो यूज करने लायक हो गया है, तो ग्रीन प्लांट्स उसका एसिमिलेशन कर देती है। अब जो हर्बीवोर प्लांट्स है, जो हर्बीवोरस एनिमल्स है, ये प्लांट्स पे फीड करेगा तो ये उसके कुछ पार्ट्स को कंज्यूम कर लेगा। डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, इनका जो वेस्ट है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? नाइट्राइट्स में। कैसे? बैक्टीरिया उसके ऊपर एक्ट करेगा। सॉइल में जो बैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरिया क्या करेगा, ये नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देगा, जो कि फिर से ग्रीन प्लांट्स यूज कर लेंगी, है ना। और कुछ टाइप के ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रेट्स को फ्री नाइट्रोजन में भी कन्वर्ट कर देते हैं। इसको कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि नाइट्रेट्स को फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। ये देखो आप, ये पूरा फ्लो चार्ट है जो भी मैंने बताया, पढ़ लेना आप ये।
अब देखेंगे अदर मिनरल साइकिल। तो अदर देन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जो भी प्रिंसिपल जियोकेमिकल कंपोनेंट है बायोस्फीयर में, और भी अलग अलग मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये मिनरल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रिक्वायर्ड होते हैं, है ना। तो ये जो ऑब्टेन होते हैं इनिशियली इनऑर्गेनिक सोर्सेस होते हैं, जैसे फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ये यूजुअली जो मिलते हैं वो जो वाटर में सॉल्ट्स डिसॉल्व रहते हैं, वाटर, सॉइल वाटर हो गया, लेक्स हो गया, स्ट्रीम हो गया, सीज हो गया, इसमें हमें मिलते हैं। मिनरल सॉल्ट या तो डायरेक्टली अर्थ की क्रस्ट पे मिलता है या तो वेदरिंग से मिलेगा, जहां पे जो सॉल्युबल सॉल्ट्स है ये वाटर साइकिल के साथ एंटर कर जाती है और ये फाइनली सी में चली जाती है। ठीक है, ये जो बाकी सॉल्ट है ये अर्थ के सरफेस पे सेडिमेंटेशन और वेदरिंग के बाद फिर से साइकिल में एंटर कर जाती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी मिनरल रिक्वायरमेंट इन्हीं मिनरल सॉल्यूशन से पूरा करती है जो एनवायरनमेंट में मिलता है, और जो बाकी के एनिमल्स हो गए वो अपनी मिनरल रिक्वायरमेंट प्लांट्स और एनिमल्स से पूरी करते हैं जो ये खाते हैं उनसे। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं तो मिनरल्स वापस से सॉइल में चला जाता है और वाटर में डिकम्पोजिशन हो जाता है और फ्लो हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम कहेंगे। फिर हम इकोलॉजिकल बैलेंस देखेंगे। इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा इक्विलिब्रियम का स्टेट होता है। इकोलॉजिकल बैलेंस यानी एक ऐसा स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम विद इन अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ हैबिटेट और इकोसिस्टम। तो एक कम्युनिटी के बीच में, एक हैबिटेट में या एक इकोसिस्टम में जब एक इक्विलिब्रियम का पोजीशन रहता है, ठीक है, ये कब होगा? जब अलग अलग डाइवर्सिटी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो स्टेबल तरीके से रहेंगे। ग्रेजुअल चेंजेस होता है बट सिर्फ नेचुरल सक्सेशन के टाइम पे थोड़े बहुत जो चेंजेस होते हैं। ठीक है, ये क्यों होता है? ये कंपटीशन और कोऑपरेशन की वजह से होता है। कंपटीशन भी है ऑर्गेनिजम्स में और कोऑपरेशन भी है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, जहां पे पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल रहती है। ठीक है, ये जो बैलेंस है ये इस वजह से है क्योंकि कुछ स्पीसीज जो है वो एक दूसरे से compete करती है ना, एनवायरनमेंट में एक दूसरे से compete ही तो करती है ना। तो ये बैलेंस जो है ये ऐसे फैक्ट से आता है कि एक स्पीसीज दूसरी के ऊपर डिपेंडेंट है अपने जीने के लिए। तो ये क्या है? अब जैसे कि बड़े बड़े ग्रासलैंड्स हैं, यहाँ पे हर्बीवोर्स एनिमल्स जो हैं ये इसको खाएंगे। ठीक है, कार्निवोर एनिमल्स ये हर्बीवोर्स को खाएंगे। अब कार्निवोर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा तो नंबर में लार्ज है नहीं, बहुत ज्यादा तो है नहीं ये नंबर में। ठीक है, ये क्या करते हैं? बहुत ज्यादा नंबर में नहीं है फिर भी हर्बीवोर्स के पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं खा करके उनको। अगर सोचो कि ये हर्बीवोर्स को नहीं खाएंगे तो हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई तो प्लांट्स के ऊपर बर्डन पड़ेगा। अगर प्लांट्स को सारे हर्बीवोर्स मिलके खाने लग गए तो फिर बाकी प्लांट्स अपने जो प्रोसेसेस है एनवायरनमेंट के लिए वो कैसे करेगी? तो इससे एक पूरा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये सारे लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। फिर देखो नाइट्रोजन साइकिल जो हमने देखा था, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है? जब आप एक जगह पे खेती करो और उसके बाद जब वहां पे आपने हार्वेस्टिंग कर ली, उसको जला करके दूसरे जगह पे शिफ्ट हो जाओ, फिर अगली बार उसको भी जला करके दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाओ। इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से स्पीसीज के डिस्ट्रीब्यूशन में काफी चेंजेस आते हैं, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह आप जा रहे हो तो यहाँ पे उसकी भी तो हैबिटेट को बर्बाद करके जा रहे हो ना, है ना। तो ये जो चेंज है ये क्यों है? क्योंकि कंपटीशन है। किन किन चीजों का? बहुत सारी चीजों का। जैसे ग्रासेस के लिए कंपटीशन है, बैम्बू के लिए कंपटीशन है, पाइन्स के लिए कंपटीशन है। तो जो जिसको भी मतलब ऑक्यूपाई किया उसको सक्सेशन कह लेंगे हम। नेटिव स्पीसीज जो है
उन्होंने क्या किया, ओरिजिनल फॉरेस्ट स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, उसको हम सक्सेशन कहेंगे, जिसने उसको जीत लिया। तो इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे डिस्टर्ब हो जाएगा? बहुत सारी चीजों की वजह से, नए स्पीसीज के आने की वजह से, नेचुरल हजार्ड्स आने की वजह से, ह्यूमन के इंटरफेरेंस की वजह से, तो इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। और ह्यूमन के इंटरफेरेंस ने तो इकोलॉजिकल बैलेंस को जितना बर्बाद किया है वो हमारे सोच के भी परे है। ठीक है, इन डिस्टर्बेंस की वजह से बहुत सारे सेकेंडरी सक्सेशंस आ जाते हैं, और ह्यूमन की प्रेशर की वजह से अर्थ के रिसोर्सेज पे काफी बर्डन पड़ा है। ठीक है, इसने इसकी ओरिजिनलिटी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है और बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स लेके आया है जो हमारा जनरल एनवायरनमेंट था उसके ऊपर। इसी की वजह से जितने भी नेचुरल कैलामिटीज होते हैं, फ्लड्स हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, डिजीज हो गया, क्लाइमेट में जो चेंजेस होते हैं, सब इसी की वजह से है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। ठीक है, बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है प्लांट और एनिमल कम्युनिटी के बीच में एक पर्टिकुलर हैबिटेट में। ठीक है, तो हर जगह का एक प्रॉपर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ताकि हम उस जगह को, उस इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर सके, कंजर्व कर सके, कि कैसे उस जगह की इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी अगर हमने इस पर्टिकुलर फैक्टर को यूज किया। ठीक है, तो ये आपका था चैप्टर नंबर 50, ये यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा इस चैप्टर में। अगर फिर भी आपको डाउट होता है तो प्लीज आप लेक्चर को एक बार और पढ़िए, एक बार अपनी बुक से भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, और फिर भी कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, और अगर लेक्चर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो आप, क्योंकि मुझे पता लगना चाहिए कि किन किन लोगों को लेक्चर अच्छा नहीं लगा, ताकि मैं उसमें चेंजेस नेक्स्ट लेक्चर में कर सकूं। थैंक यू सो मच, और प्रिपेयर करते रहिए ऐसे ही अपने एग्जाम्स के लिए। ऑल द बेस्ट।